Hello everyone, my name is Bhavna Tanwar and today we'll be studying topic 10 of the TPA that talks about mortgage. So mortgage जो हमारा TPA है वो उसके चैप्टर 4th में गिवन है और इसमें हमें सेक्शन 58, 59 और 60 पढ़ना है और उसके साथ हम सेक्शन 100 भी पढ़ेंगे जो चार्ज के बारे में बात करता है। So सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है मॉर्गेज होता क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे मॉर्गेज मतलब किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को गिरवी रखना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसे मनी की बहुत ज्यादा नीड है तो वो किसी और पर्सन से मनी लेने जाता है। तो जब वो मनी लेता है किसी पर्सन से तो वो अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखता है एज अ श्योरिटी। तो जब वो गिरवी रखता है तो अगर वो इंसान पैसे वापस नहीं कर सकता तो जिस इंसान ने उसे पैसे दिए था वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और अपने पैसे ले सकता है उस प्रॉपर्टी को सेल करके। तो इसी को हम मॉर्गेज बोलते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गिरवी रखते हैं तो उसे मॉर्गेज बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बंधक रखना किसी प्रॉपर्टी को। और अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसे बोलते हैं प्लेज। ठीक है। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर गिरवी रखेंगे तो मॉर्गेज, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेज। ठीक है। हमारा टॉपिक मॉर्गेज से रिलेटेड है। इसमें हम लीगल लैंग्वेज में देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज। फिर हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ मॉर्गेज क्या होती है। मॉर्गेज के टोटल 6 काइंड है टीपीए के सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग। हम वो भी देखेंगे कौन कौन से काइंड्स है। फिर विल लुक इनटू कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॉर्गेज मैंडेटरी है अगर जो प्रॉपर्टी है वो 100 रुपीज से ऊपर है। ठीक है। देन विल लुक इनटू क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम केसेस देखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, मॉर्गेज हमारा चैप्टर 4 ऑफ द टीपीए में गिवन है। सबसे पहला सेक्शन जो मॉर्गेज के बारे में बात करता है दैट इज सेक्शन 58। सेक्शन 58 का जो क्लॉज 1 है, जो क्लॉज ए है, वो हमें बताता है कि मॉर्गेज क्या होती है, मॉर्गेजर क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, मॉर्गेज मनी क्या होता है और मॉर्गेज डीड क्या होती है। ये सब चीजें उसमें डिफाइंड है। सबसे पहले डिफाइंड है मॉर्गेज। अ मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। मॉर्गेज एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। मॉर्गेज कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसमें ओनरशिप या फिर पोजेशन ये वर्ड यूज नहीं किया गया है। इट इज ओनली एन ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन के पास 10 प्रॉपर्टीज है तो आप बताओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस। किस लिए? फॉर सिक्योरिंग द मनी, पैसे लेने के लिए आप ये कर रहे हो, और टू बी एडवांस बाय द वे ऑफ लोन, और या फिर आप पहले प्रॉपर्टी दे रहे हो और बाद में आपको पैसे मिलेंगे लोन की तरह। ठीक है। दूसरा, एन एग्जिस्टिंग और अ फ्यूचर डेट, या फिर आपके पास कोई पुराना डेट है या फिर फ्यूचर में आप कोई कर्ज लेने वाले हो, उसके लिए आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो। और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, या फिर आपकी उस पर्सन की तरफ कोई लाइबिलिटी है, लीगल लाइबिलिटी है, इसलिए आप उसे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि मॉर्गेज क्या है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। थर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, और ये किन 3 तरीके से हो सकते हैं, बाय लोन, बाय डेट और बाय एंगेजमेंट। ठीक है। 3 तरीकों के लिए आप ये करते हो। ठीक है। तो ये मॉर्गेज ये होती है। दूसरा ये आगे क्या बताता है सेक्शन कि द ट्रांसफरर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। ठीक है। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी, मुझे पैसे चाहिए और मैं अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को गिरवी रख रहा हूं तो मैं क्या हूं? मॉर्गेजर। ठीक है। जो प्रॉपर्टी देता है वो मॉर्गेजर है। ठीक है। द ट्रांसफरी अ मॉर्गेजी, जो पैसे देता है प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बदले उसे बोलेंगे मॉर्गेजी। जो ट्रांसफरर है वो मॉर्गेजर है और जो ट्रांसफरी है दैट इज मॉर्गेजी। The principal money and the interest of which payment is secured for the time being are called the mortgage money. गिरवी रखने के बदले जो मुझे पैसे मिल रहे हैं और उनपे जो इंटरेस्ट लगेगा बाद में, जो मैं उसे, उस मॉर्गेजी है उसको जो मैं पूरी मनी पे करूंगी दैट इज मॉर्गेज मनी। ठीक है। तो उसे मॉर्गेज मनी कहेंगे। जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लाख रुपीज ले रही हूँ और 2 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी गिरवी रख रही हूँ तो उस 2 लाख रुपीज को हम बोलेंगे मॉर्गेज मनी।
आगे, एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज अफेक्टेड इज कॉल्ड द मॉर्गेज डीड। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये पूरा ट्रांसफर इफेक्ट में आता है, जो भी कागजात और सब कुछ है इस ट्रांसफर के, दे आर कॉल्ड एज मॉर्गेज डीड। ठीक है, सो ये सेक्शन हमें 5 चीजों के बारे में बताता है। सबसे पहले मॉर्गेज क्या होती है, फिर मॉर्गेजर, देन मॉर्गेजी, देन मॉर्गेज मनी, देन मॉर्गेज डीड। सो सेक्शन काफी सिंपल है, बहुत इजी लैंग्वेज में इट इज रिटन। ठीक है, सो अब हमारा जो बी क्लॉज है उससे हमें टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बताइए। सो देर आर टोटल 6 टाइप ऑफ मॉर्गेजेस। सो आपको अपनी जो डीड होगी उसमें मेंशन करना पड़ेगा उसके टर्म्स और कंडीशंस में कि कौन सी टाइप की मॉर्गेज है। तो सबसे पहले बी क्लॉज से टॉक्स अबाउट सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज मनी द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। सो सिंपल मॉर्गेज में आप अपना प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर नहीं करते हो। सिंपल मॉर्गेज में आप प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं डिलीवर करते हो, लेकिन आप अपने आप को बाइंड करते हो। ठीक है, ईदर एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली, कि अगर मैंने मॉर्गेज मनी वापस नहीं की तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मॉर्गेजी हैज अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। तो मॉर्गेजी के पास राइट होगा कि वो कॉज कर सके इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। मतलब जो मॉर्गेजी है वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएगा, लेकिन वो कॉज कर सकता है, मतलब वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है कि मुझे मेरी जो मनी थी वो वापस नहीं मिली। तो ही कैन फाइल अ सूट। तो उसके बदले क्या होगा, उससे वो उस प्रॉपर्टी को बेच पाएगा जब कोर्ट उसे बोलेगा। ठीक है, सो अगर इस सिंपल मॉर्गेज में आप पोजेशन प्रॉपर्टी का डिलीवर नहीं करते हो, आप सिर्फ ये अग्री करते हो कि अगर पैसे वापस नहीं दिए तो आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो, मॉर्गेजी सूट फाइल कर सकता है और प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और उस सेल करने से जो भी पैसे आएंगे वो एज अ मॉर्गेज मनी वो यूज कर सकता है। तो इसे हम सिंपल मॉर्गेज बोलते हैं, और जो सिंपल मॉर्गेज जो मॉर्गेज करता है उसे बोलते हैं सिंपल मॉर्गेजी। ठीक है, सो अब है सेकंड मॉर्गेज। तो जो सी क्लॉज में गिवन है वो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सो इसमें क्या होता है कि मॉर्गेजर ऑस्टेंसिवली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी ऑस्टेंसिवली सेल्स मतलब लाइक अ सेल, मतलब आप एक सेल की तरह ही, एपरेंट सेल है, मतलब आप एक सेल की तरह ही अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, ऑलमोस्ट आपने सेल ही कर दी है। लेकिन इसमें 3 कंडीशंस है। ठीक है, पहली कंडीशन है ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। मतलब अगर आप पैसे जो आपने पैसे लिए उस प्रॉपर्टी के बदले, अगर आप वो पैसे वापस नहीं दे पाए एक सर्टेन डेट तक, तो ये जो सेल है ये एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी। तो पहले तो ऑस्टेंसिबल सेल थी, लेकिन अगर आपने पैसे वापस नहीं दिए तो दैट विल बिकम एन एब्सोल्यूट सेल। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने वो पैसे वापस दे दिए तो वो जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो पहली अगर आप सेल नहीं, पैसे वापस नहीं दे पाए तो सेल हो जाएगी। दूसरे में आपने पैसे वापस दे दिए तो जो सेल थी वो वॉइड हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब आप पैसे वापस दे दोगे तो जो मॉर्गेजी है, जो बायर था, वो आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें प्रोवाइजो भी गिवन है कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये तभी माना जाएगा जब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है जो उसमें प्रॉपरली मेंशन होगी, दे शुड बी प्रॉपरली एम्बॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जैसे सिंपल मॉर्गेज थी उसमें तो एक्सप्रेसिवली था या फिर इम्प्लाइडली था, यहाँ पे आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि एज अ कंडीशनल सेल उसे बेच रहे हैं। ठीक है, देन तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज में आप पोजेशन डिलीवर करते हो, सिंपल में आप नहीं पोजेशन डिलीवर करते हो, कंडीशनल में आप एक सेल की तरह दे रहे हो, यूसुफ्रक्टरी में आप पोजेशन दे रहे हो। ईदर एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली आप पोजेशन डिलीवर कर रहे हो, और मॉर्गेजी को जो आपको पैसे दे रहा है आप उसे ये भी ऑथराइज कर रहे हो कि आप इसके जो भी प्रॉपर्टी से रेंट या फिर जो भी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं वो सब आप रख सकते हो एज अ मॉर्गेज मनी, या तो प्रिंसिपल मनी या फिर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट के तौर पे आप पैसे रख सकते हो उस सब। फॉर एग्जाम्पल अपना आप कोई भी हाउस
गिरवी रखते हो और उस हाउस में कुछ टेनेंट्स रह रहे हैं, तो जो मॉर्गेजी है वो जो भी रेंट आ रहा है उन टेनेंट्स के थ्रू वो सब कलेक्ट करता रहेगा। तो जो भी आपने पैसे लिए हैं उसके बदले वो उससे रेंट लेता रहेगा। वो प्रिंसिपल मनी की तरह भी ले सकता है या एज एन इंटरेस्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, जिसमें आप पोजेशन भी देते हो और जो भी प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं वो भी आप देते हो मॉर्गेजी को। ठीक है, सो अभी हमने 3 तरह की मॉर्गेज पढ़ी, अब हम आगे देखते हैं। सो हमारी नेक्स्ट टाइप की मॉर्गेज है जो कि हमारी फोर्थ मॉर्गेज है, वो है इंग्लिश मॉर्गेज। सो इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी को कोई एक सर्टेन डेट की एक तारीख तक वो जो पैसे हैं उन्हें वापस कर देगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं बोलती हूँ कि मैं 10th ऑफ नवंबर तक आपको पैसे वापस कर दूंगी, तो ये इंग्लिश मॉर्गेज है। और वो उसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी फिर वापस ट्रांसफर कर देते हैं। जब पैसे मिल जाते हैं तो जो मॉर्गेजी है ही विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी बैक टू द मॉर्गेजर अपॉन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। सो इसे बोलते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। सो नेक्स्ट ई से है जो इंग्लिश मॉर्गेज है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि ई क्लॉज में इंग्लिश है, दोनों ई से हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्गेज है वो है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो इसमें ये सबसे ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर यही वाली मॉर्गेज है। तो इसमें कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में ये बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है, या फिर ये उन जगह पे भी हो सकती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के अगर थ्रू मेंशन करते हैं कि ये हो सकती है मॉर्गेज, तो भी वहां पे भी ये मॉर्गेज करी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो गिरवी रख देता है मॉर्गेजी के पास। तो जैसे कि जो भी मेरे पास एक घर है तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स, उसके जो भी कागजात होंगे वो मैं एज अ मतलब एज अ वो रख दूंगा, एज अ मॉर्गेज मनी रख दूंगा मॉर्गेजी के पास। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, की जो भी आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल है, जो भी आपके कागज वागज है वो आप रख दोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के पैसों के बदले। लास्ट हमारी है एनोमिलस मॉर्गेज। सो अगर आपकी जो हमने ऊपर 5 मॉर्गेजों की बात करी, अगर उनमें से कोई भी मॉर्गेज नहीं है तो उसे हम बोलते हैं एनोमिलस मॉर्गेज। ठीक है, या तो वो सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल, यूसुफ्रक्टरी, इंग्लिश, इनमें से कोई भी मॉर्गेज अगर नहीं होगी तो एनोमिलस मॉर्गेज बोलेंगे। तो एनोमिलस मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर है वो अपने कोई नई तरीके की मॉर्गेज भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंट तरीके की, या फिर वो इनमें से किसी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई इंग्लिश मॉर्गेज और सिंपल मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन करे, या फिर यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का एक कॉम्बिनेशन बना ले, दो से ज्यादा 3 का कॉम्बिनेशन बना ले। ऐसे करके भी अगर कोई मॉर्गेज डीड करेगा तो उसे बोलेंगे एनोमिलस मॉर्गेज। ये डिफरेंट टाइप की मॉर्गेज होती है जो इन सबसे अलग होती है या इन किसी का कॉम्बिनेशन होती है। तो ये हमारी बी क्लॉज से लेके जी क्लॉज तक हमें 6 टाइप ऑफ मॉर्गेजेस बताई गई है। सो ये जो सारी मॉर्गेजेस है 6 टाइप की, आपको याद रहे तो उसके लिए आप एक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो आप उन कीवर्ड का यूज करो और फिर अपने एग्जाम में यू कैन इलेबोरेट दैट मॉर्गेज, क्योंकि ये मॉर्गेजेस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल मॉर्गेज, जिसमें आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं करते हो, नो पोजेशन। दूसरी है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जिसमें आप लाइक अ सेल अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो और उसमें 3 कंडीशन है। थर्ड इज यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, जिसमें आप पोजेशन डिलीवर कर रहे हो और जो भी रेंट प्रॉफिट आ रहे हैं वो भी दे रहे हो मॉर्गेजी को। फोर्थ इज इंग्लिश मॉर्गेज, कि आप सर्टेन डेट तक वापस कर दोगे पैसे। फिफ्थ इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, कि आप जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है टाइटल के वो दे रहे हो मॉर्गेजी को। सिक्स्थ इज एनोमिलस मॉर्गेज, जिसमें इनमें से नन ऑफ द अबव होंगी, ऊपर वाली कोई भी नहीं या इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये 6 है, इन कीवर्ड के थ्रू आप उन्हें इलेबोरेट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बाद आता है सेक्शन 59, मॉर्गेज व्हेन टू बी बाय एन अश्योरेंस, कब मॉर्गेज मानी जाएगी, कब वो इफेक्ट में आएगी, ये उसके बारे में बात करता है। बेसिकली टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज। सो जहां पे जो प्रिंसिपल मनी, जो मॉर्गेजर है वो जो पैसे ले रहा है, अगर वो पैसे 100 रुपीज है या 100 रुपीज से ज्यादा है,
तो वो मॉर्गेज तभी इफेक्ट में आएगी जब वो रजिस्टर्ड है। 100 से ज्यादा ऊपर की मॉर्गेज है तो आपको उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वो इफेक्ट में आएगी। नहीं तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो बाद में अपने पैसे अगर आपने रजिस्टर नहीं कराई है। तो वो रजिस्टर्ड है, जो वो जब रजिस्टर में आएगी जब वो मॉर्गेजर उसे साइन कर देगा, और वो अटेस्ट करवानी पड़ेगी एटलीस्ट 2 विटनेस। कोई भी 2 विटनेस उसे अटेस्ट करेंगे, और मॉर्गेजर जो कि अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है वो जब उसे साइन कर देगा तभी वो रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, लेकिन ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में वैलिड नहीं है जब आप अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट्स दे देते हो, क्योंकि उसमें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही दे रहे हो, तो वही एक श्योरिटी बन जाते हैं कि हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब मॉर्गेज बाय टाइटल डीड से उसे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अदरवाइज 100 रुपीज या अबव 100 रुपीज है जो प्रिंसिपल मनी जो मिल रही है, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा टू मेक द मॉर्गेज अफेक्ट। ठीक है, मेक इट इनटू अफेक्ट। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, उसके बाद बोलते हैं कि अगर 100 रुपीज से कम है, ये प्रेजेंट टाइम्स में वैलिड नहीं है, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम कोई भी मॉर्गेज नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी 100 रुपीज से कम लेने के लिए। नोबडी विल मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि, लेकिन ये पुराना एक्ट है तो इट इज मेंशन्ड कि अगर 100 रुपीज से कम आप मनी सिक्योर कर रहे हो तो आप दो, या तो आप रजिस्टर करवा लो, आपके पास चॉइस है, या फिर आप रजिस्टर मत करवाओ, लेकिन जो डिलीवरी होगी प्रॉपर्टी वही बहुत है, कि आपको प्रॉपर्टी मिल गई है, उसका पोजेशन आ गया, वही बहुत है। सो अगर 100 से कम है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन एज अ चॉइस आता है। ठीक है, सो सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज की 100 से ऊपर है तो इट इज कंपल्सरी, एंड इफ इट इज बिलो 100 देन रजिस्ट्रेशन बिकम्स अ चॉइस। So now we'll look into section 60. Section 60 talks about right of the mortgager to redeem. So section 60 is very, very important, as all the cases in the case mat are based on section 60 only. So section 60 किस चीज के बारे में बात करता है? Right of the mortgager to redeem. मतलब mortgager अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले सकता है। Redeem मतलब क्या होता है कि जो भी आपका था आप उसे वापस ले रहे हो, उसे सेव कर रहे हो, वापस आप अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिडीम। सो इस सेक्शन जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट देता है मॉर्गेजर को, जो कि जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्सेंस पे बेस्ड है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। ये जो राइट है ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी मतलब खत्म नहीं करी जा सकती। आपस में मॉर्गेज और मॉर्गेजी कॉन्ट्रैक्ट करे कि हम राइट टू रिडीम नहीं रखेंगे तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी राइट है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो सेक्शन 60 बोलता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मॉर्गेजर को अगर किसी भी पर्सन को अगर पैसों की जरूरत है तो वो एक पर्सन के पास जाएगा और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख देगा और उसके बदले पेमेंट ले लेगा। तो जब जो वो पैसे देगा, जब वो मॉर्गेजर वो पैसे वापस दे देगा मॉर्गेजी को, तो उसके पास आएगा राइट टू रिडीम। क्या रिडीम? अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करने का। सो दिस राइट इज गिवन इन सेक्शन 60। सो इट सेज at any time after the principal money has become due, मतलब किसी भी टाइम पे जब प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट के साथ जब टाइम आ गया है उसे देने का, उसे वापस करने का, सो मॉर्गेजर हैज अ राइट ऑन पेमेंट और टेंडर। तो मॉर्गेजर के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल मनी को पे करे या फिर टेंडर करे एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जो भी डीड में जो भी एक टाइम और प्लेस डिसाइड है, उस टाइम और प्लेस पे वो जब पैसे वापस दे देगा मॉर्गेजी, जो भी मॉर्गेज मनी थी उसे वापस दे देगा, तो वो क्या कर सकता है? टू रिक्वायर द मॉर्गेजी। तो वो 3 चीजें बोल सकता है मॉर्गेजी को परफॉर्म करने के लिए, और मॉर्गेजी इज बाउंड टू परफॉर्म दैट। पहला क्या है? टू डिलीवर द मॉर्गेजर द मॉर्गेज डीड एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, की वो मॉर्गेजर को वापस जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी दिए गए थे पैसे लेने के वक्त, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करें। डॉक्यूमेंट्स किसमें होता है? जब हम मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स करते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में। तो उसमें क्या करेगा कि वो डिलीवर, पहली चीज क्या है कि डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड थिंग इज वेयर द मॉर्गेजी इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो वो डिलीवर करवाए पोजेशन। पोजेशन किस में डिलीवर होता है? यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज में। ठीक है, दूसरा मॉर्गेजर क्या बोल सकता है कि आप वापस करो पोजेशन। थर्ड वो ये बोल सकता है कि जो प्रॉपर्टी थी वो रीट्रांसफर करो। रीट्रांसफर किसमें होती है प्रॉपर्टी? इंग्लिश मॉर्गेज में। ठीक है, सो मॉर्गेजी को मॉर्गेजर
पैसे देने के बाद जो मॉर्गेज मनी थी वो देने के बाद 3 चीजें करने के लिए बोल सकता है। पहला कि आप डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करो, सेकंड डिलीवर द पोजेशन, थर्ड टू रीट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर वो उसे ये बोल सकता है कि आप इसके साथ साथ ये भी बोल सकता है कि आप एक्नॉलेजमेंट करो, एक राइटिंग में लिखो कि जो ये इंटरेस्ट था जो मुझे मिला था ये अब एक्सटिंग्विश हो चुका है या अब खत्म हो चुका है, अब मेरे पास इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो राइट है ये किसी भी तरीके से एक्सटिंग्विश नहीं करी जा सकती, जो सेक्शन 60 प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है जो इसमें एक्सेप्शन की तरह एक्ट करता है, प्रोवाइडेड विच सेज दैट प्रोवाइडेड द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस सेक्शन हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय द डिग्री ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने कोई ऐसी डिग्री पास करी है या पार्टीज ने कोई ऐसा एक्ट किया है कि ये राइट एक्सटिंग्विश्ड हो गई है तो ये राइट एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। ठीक है, कोर्ट में कोई केस चला उसके थ्रू ये राइट एक्सटिंग्विश्ड हो गई है, या फिर पार्टी ने पैसे वापस नहीं करे तो भी ये राइट एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, या फिर प्रॉपर टाइम पे वापस नहीं करे तो भी ये राइट एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। तो दो तरीके से दिस राइट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, फर्स्ट बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज एंड सेकंड बाय द डिग्री ऑफ द पोजेशन। सो नाउ इमेजिन कि जो मॉर्गेजर है वो तो पैसे वापस कर देता है एंड नाउ मॉर्गेजी डज नॉट रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। सो मॉर्गेजर क्या कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में। सो दिस इज नोन एज सूट फॉर रिडेम्पशन। जो वो सूट फाइल करेगा उसे बोलेंगे सूट फॉर रिडेम्पशन। और द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज राइट टू रिडीम, राइट टू टेक बैक समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। सो दिस इज द सेक्शन। So, जो section 60 का paragraph 4 है, it says that nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that if the time fixed for the payment of principal money has been allowed to pass and no such time has been fixed, कि अगर जो टाइम फिक्स था कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको 5 years में आपका जो मनी था वो रिटर्न कर देंगे, अगर वो टाइम पास हो चुका है फिर भी जो राइट टू रिडीम है वो एंड नहीं होगा, राइट टू रिडीम फिर भी वैलिड रहेगा। और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं था तो जो मॉर्गेजी को आपको रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा, उस पैसे को वापस करने से पहले मॉर्गेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू रीजनेबल नोटिस। ठीक है, सो जो इससे नेक्स्ट है, इट सेज रिडेम्पशन ऑफ द पोर्शन ऑफ मॉर्गेज मनी, कि क्या जो पोर्शन है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का उसका रिडेम्पशन करा जा सकता है। सो ये सेक्शन बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 3-4 पर्सन है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और उन सबको अपना अपने शेयर के पैसे मिले हैं, तो उसमें से एक पर्सन पैसे वापस दे दे और अपना जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो ले ले। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल अ पर्सन इंटरेस्टेड इन द शेयर ओनली। अगर आपका शेयर में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ अपना शेयर रिडीम नहीं कर सकते हो अपना पार्ट पे करके। अगर आप अपने पार्ट के पैसे देते हो फिर भी आप अपना शेयर रिडीम नहीं कर सकते। जब सब लोग पूरा पैसा दे देंगे तो ही आप पूरी प्रॉपर्टी को रिडीम कर पाओगे। लेकिन अगर मॉर्गेजी का अगर कोई हिस्सा है तो मॉर्गेजी कर सकता है, मॉर्गेजर अपने पार्ट को रिडीम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मॉर्गेजी एक से ज्यादा है तो मॉर्गेजी कर सकते हैं अपने पार्ट को रिडीम। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 100। सेक्शन 100 हमारा चार्जेस के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले वी नीड टू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अ मॉर्गेज। सो चार्ज में क्या होता है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी one person is by act of the party or the operation of a law made security for the payment of money to the other person। ठीक है, जहां पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दूसरे पर्सन को एज अ सिक्योरिटी बनाता है। एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को एज अ सिक्योरिटी बनाता है उसमें से पैसे लेने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन को तो दूसरे पर्सन का उस प्रॉपर्टी में क्या है, उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में चार्ज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन मैंने आपको पैसे नहीं दिए उस प्रॉपर्टी में से। सो उस प्रॉपर्टी में से कुछ रेंट आ रहा था, तो उस प्रॉपर्टी में कोर्ट आपको बोलता है, कोर्ट आपको डिग्री पास करता है कि उस प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट आ रहा है आप वो ले सकते हो। तो आपका उस प्रॉपर्टी में क्या है, यू हैव अ चार्ज इन दैट प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो आपका उस प्रॉपर्टी में चार्ज आ गया। मॉर्गेज के केस में क्या होता है, दूसरे पर्सन को आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी में, आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये सेक्शन आगे बोलता है एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज। तो ये क्लियरली मेंशन करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉर्गेज नहीं है। द लेटर पर्सन इज सेड टू हैव अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सन है, उसने अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, ठीक है। सो जो उसकी वाइफ है सन की, उसको उस प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस राइट है, तो उसकी वाइफ का उस प्रॉपर्टी में क्या है, उसका चार्ज है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई उधार भी आपने नहीं लिया है, जैसे मॉर्गेज में आप मॉर्गेज मनी लेते हो, तो वो सब नहीं हो रहा है। उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में एज अ सिक्योरिटी है, ठीक है, कि आप उसे मनी पे करो। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक कि आपने मैं एक ए पर्सन है, उसने किसी सी पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। सो और उसने बोला कि प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट आ रहा है ना, वो मैं आपको पे करता रहूंगा। तो उसने जो प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट था या पोजेशन था वो ट्रांसफर नहीं किया। तो जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, उसका जिसको रेंट देना है, उसका उस प्रॉपर्टी में चार्ज आ जाएगा। चार्ज एक तरीके से सिक्योरिटी की तरह काम करता है कि आपको पैसे मिलते रहेंगे उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो आगे सेक्शन बोलता है ऑल द प्रोविजंस हियर एंड बिफोर कंटेन विच अप्लाई टू सिंपल मॉर्गेज शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू सच चार्ज। तो ये बोलता है कि जो भी हमने सिंपल मॉर्गेज में पढ़ा था, जो भी सिंपल मॉर्गेज की सारी प्रोविजंस है, वो ही सारी प्रोविजंस चार्ज पे भी अप्लाई होंगे। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जो मॉर्गेजी होता है उसके पास राइट आ जाता है कि वो सूट फाइल करे और उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे। तो सिमिलर प्रोविजंस अप्लाई टू चार्ज। सो सेक्शन 100 का जो सेकंड पैराग्राफ है वो बोलता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द चार्ज ऑफ अ ट्रस्टी और ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। सो ये सेक्शन बोलता है कि ये जो चार्जेस है ये ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होता। जैसे हम अनबॉर्न के लिए ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, सो उस केस में चार्ज अप्लाई नहीं होता है। आगे ये सेक्शन बोलता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे एक चार्ज है और वो जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी है वो हमने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दी और थर्ड पर्सन ने कंसिडरेशन पे की थी और उसे चार्ज के बारे में नोटिस नहीं था, सो जो थर्ड पर्सन था वो बोनाफाइड परचेजर था फॉर कंसिडरेशन और विदाउट नोटिस। सो उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं होगा। सो जो चार्ज है वो उस पर्सन के तरफ एनफोर्स नहीं होगा अगर वो जो थर्ड पर्सन है वो बोनाफाइड परचेजर है, ठीक है। सो जो हमारे सारे केसेस हैं वो सेक्शन 60 पे बेस्ड है, जो हमारा राइट टू रिडीम के बारे में बात करता है। सो अगर कोई भी चीज राइट टू रिडीम के अगेंस्ट होगी तो उसे हम बोलते हैं क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। क्लॉग मतलब एक तरीके से वो बैरियर है, एक तरीके से एक इंटरप्शन है, बाधा है एक रिडीम करने में प्रॉपर्टी। सो कोई भी चीज जो राइट टू रिडीम के अगेंस्ट जो जाती है उसे हम बोलते हैं क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। और जो हमारे सारे केसेस हैं वो इसी पे बेस्ड है। सो बिगनिंग विद द फर्स्ट केस दैट इज गंगाधर वर्सेस शंकरलाल, ये 1958 का केस है। सो विल लुक इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो इस केस में क्या होता है, जो एपेलेंट है गंगाधर, उनके फादर मॉर्गेज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, कुछ पैसे लेते हैं और उसके बदले अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं। जो रिस्पोंडेंट है शंकरलाल, उनके फादर को मॉर्गेज करी प्रॉपर्टी। सो जो मॉर्गेजी होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लेते हैं, ठीक है। सो जो वो मॉर्गेज डीड साइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 85 ईयर्स के बाद ही रिडीम करी जा सकती है। मतलब आप 85 ईयर के बाद पैसे वापस करो और फिर ही अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हो। और 85 ईयर्स के बाद भी जो वो प्रॉपर्टी है वो विद इन 6 मंथ आपको रिडीम कर लिए। अगर उस प्रॉपर्टी को आप 6 मंथ्स में, 85 ईयर के बाद अगर आप उस प्रॉपर्टी को 6 मंथ्स में रिडीम नहीं कर पाए, सो नाइदर यू नॉर योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल हैव अ क्लेम ओवर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। आपका उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा और जो वो मॉर्गेज डीड थी वो एक डीम्ड सेल डीड मानी जाएगी और माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपने हमें सोल्ड कर दी है। सो जो प्लेंटिफ है, जो सन होता है मॉर्गेजर का,
गंगाधर वो सूट फाइल करता है फॉर रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्गेज। कि जो ये वो एपेलेंट वो कंटेंट करता है कि जो ये मॉर्गेज डीड थी उसमें बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म था, 85 ईयर्स का, और कि आपको उसके बाद भी 6 महीने में ही आपको रिडीम करनी है। ये एक तरीके से लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है, इसीलिए ये इनवैलिड है। दूसरे साइड डिफेंडेंट कंटेंट करते हैं कि अंडर सेक्शन 53 राइट ऑफ रिडेम्पशन तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब जो टाइम मेंशन है वो पूरा हो जाए। जब वो टाइम पूरा हो जाए तो ही आप पैसे दे सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। तो वो बोलते हैं कि ये जो सूट है ये प्री मेच्योर है और ये सूट डिसमिस हो जाना चाहिए, और 85 ईयर से पहले एपेलेंट के पास, मॉर्गेजर के पास कोई भी राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी को रिडीम करने का। सो व्हाट इज द इशू बिफोर द कोर्ट? इशू ये है कि जो 85 ईयर्स का टर्म है, वेदर इट इज अ क्लॉग ऑन राइट ऑफ रिडेम्पशन, क्या ये प्रॉपर्टी को रिडीम करने पे एक बैरियर लगाता है, क्या ये क्लॉग है ऑन राइट ऑफ रिडेम्पशन? दैट इज द इश्यू। सो कोर्ट बोलता है कि जो मॉर्गेज है वो हमेशा रिडीमेबल है, और जो मॉर्गेजर की राइट टू रिडीम है वो हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से नहीं ले सकते हैं। मॉर्गेज हमेशा रिडीमेबल होती है। तो जो ये प्रिंसिपल था ये इंग्लिश प्रेसिडेंट में लेड डाउन हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में जो इंग्लिश प्रेसिडेंट है यू हैव टू मेंशन दैट इज स्टैनली वर्सेस वाइल्ड। उस केस में ये सेक्शन 60 का था जो प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ है, विच सेज दैट एनी प्रोविजन इंसर्टेड टू प्रिवेंट द रिडेम्पशन ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द डेप्ट और ऑब्लिगेशन विच सिक्योरिटी इज गिवन इज अ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन एंड इज देयरफॉर वॉइड। मतलब अगर आप पेमेंट कर देते हो और उसके बाद कोई भी ऐसी प्रोविजन इंसर्ट करी जाती है जो रिडेम्पशन प्रिवेंट करती है, तो दैट विल अमाउंट टू क्लॉग ऑन द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, और वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है। सो फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इससे एक मैक्सिम आता है, दैट इज वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन दिस। जो एक बार मॉर्गेज होती है वो हमेशा मॉर्गेज ही रहती है, आप उसको कोई भी प्रोविजन डाल के आप उसे सेल नहीं बना सकते हो। देयरफॉर द राइट ऑफ रिडेम्पशन देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन अवे। जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है हम कुछ भी क्लॉज डाल के उसे वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है। सो कोर्ट बोलता है कि जो मॉर्गेजर की राइट है इट शुड कंटिन्यू इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो जो 85 ईयर के बाद जो 6 मंथ का पीरियड था कोर्ट उसे वॉइड हेल्प करता है, और कोर्ट बोलता है कि 85 ईयर के बाद जो रिडेम्पशन राइट है वो कभी भी क्लेम करा जा सकता है, प्रॉपर्टी कभी भी रिडीम करी जा सकती है। लेकिन कोर्ट आगे देखता है कि कोर्ट फिर ये वाली आर्गुमेंट देखता है कि जो 85 ईयर्स का पीरियड है क्या वो क्लॉग है या नहीं है। कोर्ट सेज कि ये क्लॉग है या नहीं है, ये क्लॉज वॉइड है या वैलिड है, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, जो ये बार्गेन थी, क्या इसमें अनफेयर एडवांटेज ली गई थी मॉर्गेजर के ऊपर? क्या जो मॉर्गेजर था वो किसी ऑप्रेस सिचुएशन में था? क्या उसका फ्री कंसेंट नहीं था? क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बैड थी, या फिर जो मॉर्गेज थी उस पर इम्पोज करी गई थी ये? तो कोर्ट सेज कि हमें जो लॉन्ग टर्म ऑफ मॉर्गेज है सिर्फ उसे देख के हम क्लॉग ऑन रिडेम्पशन नहीं बोल सकते। वी नीड टू कंसिडर अदर सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस एज वेल। सो कोर्ट ऑब्जर्व कि जो बार्गेन थी वो ऑपरेसिव नहीं थी। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो सूट फॉर रिडेम्पशन वो 47 ईयर्स बाद फाइल किया गया है। अगर कोर्ट बोलता है कि अगर जो ये बार्गेन थी ये इतनी ही ऑपरेसिव थी, सो जो एप्लेंट है उन्हें पहले आ जाना चाहिए था, वो 47 ईयर्स तक का क्या वेट कर रहे थे? ठीक है। सो इफ द टर्म्स वर ऑपरेसिव द सूट वुड हैव बीन ब्रॉट मच अर्लियर। सो कोर्ट फाइनली कंक्लूडेड दैट द मॉर्गेजर हैड नो हार्ड बार्गेन, और जो मॉर्गेज थी वो फ्री विल में करी गई थी, और जो मॉर्गेजर था वो कुछ मतलब एक फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी खराब नहीं थी। सो कोर्ट बोलता है कि जो बार्गेन थी वो रीजनेबल थी टोटली, और जो 85 ईयर का पीरियड है वो टोटली वैलिड है और वो एनफोर्स करना चाहिए। तो इसीलिए कोर्ट सेज कि सूट जो है वो प्री मेच्योर है। सो कोर्ट बोलता है कि जो बाद का 6 मंथ का पीरियड है उसे तो कोर्ट इनवैलिड हेल्प करता है, लेकिन जो 85 ईयर्स का इतना लॉन्ग पीरियड है उसे कोर्ट वैलिड हेल्प करता है, बोलता है कि सूट इज प्री मेच्योर एंड देयरफॉर कोर्ट सेज दैट द अपील इज डिसमिस्ड, और कि आप 85 ईयर्स से पहले नहीं आ सकते हो। सो
However, जो ये डिसीजन है, ये डिसीजन आगे के केसेस में बहुत ज्यादा एवॉल्व हुआ है। ये एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं साइड करता है, ये थोड़ा एक बैड जजमेंट टाइप्स माना जाता है, क्योंकि क्योंकि आगे के केस में जो ये लॉन्ग टर्म है राइट टू रिडीम का, ये जो आगे के केसेस में अलॉन्ग विद अदर सर्कमस्टांसेस वो क्लॉक माना गया है। इस केस में कोर्ट सेज की कोई क्लॉक नहीं है। कोर्ट सेज की हमें और भी सर्कमस्टांसेस कंसिडर करने पड़ेंगे कि ऑपरेशन था या नहीं था, या क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या बार्गेन हार्ड थी या नहीं। लेकिन आगे के केसेस में बोला है कि अगर लॉन्ग टर्म मॉर्गेजेस है, लॉन्ग टर्म राइट टू रिडेम्पशन है, तो भी ऑपरेसिव माना जाएगा। सो एग्जाम में आपको इसी केस से शुरू करना है, आप यू हैव टू मेंशन ऑल द केसेस ताकि आप इवोल्यूशन दिखा सको। ठीक है। So now we'll look into the next case. The next case is Komal Kanji Govindji versus Virgil Karandas Purohit. So इस केस में क्या होता है कि जो appellant mortgagee होते हैं, उनके एपेलेंट जो है, उनके फादर जो होते हैं वो मॉर्गेजी होते हैं। कोमल कांजी के जो फादर है ना, वो मॉर्गेजी होते हैं, और वो जो रिस्पोंडेंट है पुरोहित, उनके फादर की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका अनड्यू एडवांटेज लेके उनके साथ मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर लेते हैं। जो रिस्पोंडेंट है, उनके फादर काफी ज्यादा डेट की सिचुएशन में होते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी उन्हें मॉर्गेज कर देते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं। सो जो मॉर्गेजी है वो उस प्रॉपर्टी में कुछ टेनेंट्स भी रख लेते हैं। उस जो मॉर्गेज डीड होती है उसमें वो लॉन्ग टर्म ऑफ 99 ईयर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं एज अ time period for redemption of the mortgage property. Only after the period of 99 years the mortgager had to pay the amount and had to redeem the property back. mortgagee जो होते हैं वो, उनके पास ये भी लिबर्टी होती है डीड के अकॉर्डिंग कि वो कितने भी जो पैसे हैं वो यूज कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। वो उस प्रॉपर्टी को पूरा मतलब उसे गिरा सकते हैं और उसे पूरा रीबिल्ड भी कर सकते हैं, पूरे एंटायर स्ट्रक्चर को। उन्हें पूरा कंस्ट्रक्शन का भी राइट होता है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी में। सो जो अभी प्रेजेंट सूट है वो मॉर्गेजर ने फाइल किया है उनके सन ने टू रिकवर द पोजेशन ऑफ फ्रॉम द मॉर्गेजीज। उन्होंने क्लेम किया है कि जो टर्म्स और कंडीशन थी मॉर्गेज की वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल थी, वो हार्श थी और ऑप्रेसिव थी, एंड द पीरियड ऑफ 99 ईयर्स अमाउंट टू क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। सो इश्यू कोर्ट के पास ये है कि वेदर द पीरियड ऑफ 99 ईयर्स इज अ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन और नॉट इन द प्रेजेंट मार्केट ऑफ अ फास्ट मूविंग इकोनॉमी। क्या मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी मार्केट में 99 ईयर्स का जो आप पीरियड रख रहे हो, इज इट अ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन और नॉट? दैट इज द इश्यू बिफोर द कोर्ट। सो कोर्ट सेज कि जो लॉन्ग टर्म ऑफ रिडेम्पशन है वो इटसेल्फ वो क्लॉग ऑन इक्विटी अमाउंट नहीं करता है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि अगर लॉन्ग टर्म है रिडेम्पशन का तो वो क्लॉग है ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। हम कोर्ट ने बोला कि हम ये भी देखेंगे कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रीजनेबल था या फिर नहीं था, वेदर द बार्गेन एंड the bargain was reasonable or not. So कोर्ट बोलता है कि अगर मॉर्गेज बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है राइट ऑफ रिडेम्पशन और भी अनफेयर सर्कमस्टांसेस हैं मॉर्गेज डीड में, तो दैट वुड अमाउंट टू क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ऑल्सो कोर्ट सेज जो इसमें मॉर्गेज करी गई थी प्रॉपर्टी, उसमें मॉर्गेजी को ये भी परमिशन थी कि वो पूरी जो भी स्ट्रक्चर है उसे पूरा डिमोलिश कर सकते हैं और पूरी न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन में जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी खर्चा आएगा, they were to be paid by the mortgager at the time of redemption. ऐसा तो नहीं होता है कि आप जो भी बिल्डिंग है मॉर्गेजी को आप ये भी राइट दे देते हो कि आप बिल्डिंग ही डिमोलिश कर दो और नया स्ट्रक्चर बनाओ और फिर पैसे भी मॉर्गेजर से लो। सो दीज सर्कमस्टांसेस कोर्ट सेज आर वेरी अनफेयर फॉर द मॉर्गेजर। ऑल्सो जो हमारा सेक्शन 60 है टीपीए का, वो मॉर्गेजर की राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, और कोर्ट सेज कि मॉर्गेजर की बहुत सारी राइटों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राइट है, सबसे जो स्टैट्यूटरी और लीगल राइट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है राइट टू रिडीम बैक हिज प्रॉपर्टी। ऑल्सो कोर्ट लुक इनटू मुल्लाज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच सेज कि जो मॉर्गेज है
अगर मॉर्गेजर जो है वो डेट जो है उस पे जो पैसे लिए हैं, अगर वो ड्यू डेट तक भी पैसे रिटर्न नहीं कर पाता है तो भी जो उसका राइट ऑफ रिडीम है वो एक्सटिंग्विश नहीं होता है। राइट, अगर वो पैसे टाइम पे नहीं भी दे पाया तो राइट टू रिडीम तभी भी है, वो बाद में भी पैसे दे सकता है, भले उस पर इंटरेस्ट लग जाए, लेकिन राइट टू रिडीम खत्म नहीं होता है। ऑल्सो कोर्ट सेज कि कोई भी प्रोविजन अगर हम ऐसी डालेंगे जो राइट टू रिडीम को इवेड, प्रिवेंट या हैम्पर करती है, वो प्रोविजन या वो कंडीशन विल बी वॉइड, because this is implied in the maxim once a mortgage always a mortgage। मॉर्गेज की मतलब मॉर्गेज है इस तरीके से, उसके वेरी नेचर में ये है कि आप जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है आप उसको वापस ले और आप उसको ऐसे एंजॉय करें कि जैसे आपके पास मॉर्गेज करने से पहले प्रॉपर्टी थी। मॉर्गेज के बाद जब आप वापस ले लोगे तो भी आपके पास सिमिलर राइट्स होंगे टू होल्ड एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी, बिकॉज यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनरशिप ऑलवेज रिमेन्स विद द मॉर्गेजर, ओनली द इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेजी। ठीक है, कोर्ट सेज कि जो क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है वो है नहीं, इसके लिए हमें सब क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हमें टाइम कंसिडर करना पड़ेगा, हमें और कंडीशंस कंसिडर करनी पड़ेगी, हमें मॉर्गेज मनी क्या थी, क्या प्राइस था, जो भी टर्म्स और कंडीशंस थी बार्गेन की वो कंसिडर करनी पड़ेंगी, और जो ऑब्लिगेशंस थी बैकग्राउंड में, और जो पार्टीज हैं उनकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशंस थी, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस थी, दैट ऑल्सो भी needs to be taken into account। Also court held that though long term itself is not a clause on equity of redemption, सिर्फ लॉन्ग टर्म डीड है और सब कुछ मतलब एकदम अग्री करा है आपने, एकदम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इज ऑल्सो गुड, सो दैट वुड नॉट अमाउंट टू क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। बट कोर्ट सेज आज के जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, मार्केट में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, ऑल्सो देर इज इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज इन रियल एस्टेट प्राइजेस, देर इज so much of population explosion, सबको मतलब everybody needs a property, there is a need for habitat, people needs property to live। so उस circumstances में हम देखें तो long term leases taken with along with other factors would create a क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। देयरफॉर कोर्ट इस केस में ये भी देखता है कि मॉर्गेजर जो थे उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट थी वो काफी बैड थी। ऑल्सो उसको आपने ये भी राइट दिया था मॉर्गेजी को कि आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। ऑल्सो ये भी था कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में जो इंटरेस्ट लगता जा रहा है 99 ईयर्स के बाद आपको वो सारा एक साथ पे करना पड़ेगा, पहले आप पे नहीं कर सकते ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में। 99 ईयर्स के बाद जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा देन यू हैव टू पे द एंटायर अमाउंट, जो मॉर्गेजर को काफी ज्यादा बैड फाइनेंशियल स्टेट में डाल सकता है। ऑल्सो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है मार्केट में, उन सब चीजों को कोर्ट ने ध्यान में रखा, फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखा, टर्म्स और जो भी टर्म्स और कंडीशंस थी उसकी मॉर्गेज डीड की, उन सबको ध्यान में रखा, और कोर्ट ने बोला द पीरियड ऑफ 99 ईयर वुड अमाउंट टू क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, और वो एक बैरियर है राइट टू रिडीम बैक द प्रॉपर्टी। ठीक है, हेंस द अपील इज डिसमिस्ड। So now we'll be looking into the second case. The second case is शिवदेव सिंह वर्सेस सच्चा सिंह। तो इस केस में क्या होता है, एक पर्सन होता है वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, एक पर्सन के फेवर में, हम मान लेते हैं वो ए के फेवर में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है। सो जो ए है उसकी डेथ हो जाती है और बाद में जो हमारे एपेलेंट है शिवदेव सिंह वो उस प्रॉपर्टी में मॉर्गेजी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंड उनके पोजेशन में होता है। सो जो मॉर्गेजर है उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर जो हमारे रिस्पोंडेंट है वो उसको सेल कर देता है सच्चा सिंह को, और जो 7,000 रुपीज है वो उन्हें दे देता है कि आप जो ये है ना 7,000 रुपीज ये एज अ सिक्योरिटी आप मॉर्गेजी को दे देना बाद में। सो जो रिस्पोंडेंट है वो बोलते हैं कि जो मॉर्गेजी है उन्होंने मॉर्गेजर की जो बैड फाइनेंशियल स्टेट थी उसका बेनिफिट उठाया है और उनके ऊपर अनफेयर एडवांटेज लेके एक जो पीरियड ऑफ रिटेंशन है वो 99 ईयर्स का इनकॉर्पोरेट करा दिया था। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी थी वो 99 ईयर्स बाद ही वापस ली जा सकती थी ऑन द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, सो जो मॉर्गेजी होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको पोजेशन नहीं देंगे प्रॉपर्टी का, क्योंकि आप यू हैव नो राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 99 ईयर्स। सो जो मॉर्गेजर होते हैं वो कंटेंट करते हैं कि 99 ईयर्स का जो पीरियड है इट इज अ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन।
सो व्हाट इज द इशू? द इशू बिफोर द कोर्ट इज कि जो ये 99 ईयर्स का पीरियड है मॉर्गेज में, वेदर इट इज अ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन या नहीं है। सो हमने पिछले गंगाधर वाले केस में देखा था कि 85 ईयर्स का पीरियड कोर्ट ने नहीं माना था क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, लेकिन अब जो पीरियड है वो 99 ईयर्स का है। हम देखेंगे कि क्या कोर्ट ने माना है कि वो एक बैरियर है इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन हमारी प्रॉपर्टी वापस लेने में, क्या वो एक इंटरप्शन है? दैट इज द इश्यू। सेकेंड इश्यू है क्या जो सूट है वो प्रीमेच्योर है या नहीं है। ठीक है, कोर्ट बोलता है कि जो मॉर्गेजर है वो प्रॉपर्टी का हमेशा ओनर रहता है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को देते हो, मॉर्गेज करते हो, तो उसमें आप उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो। सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग यू ओनली ट्रांसफर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। क्योंकि मॉर्गेजर के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, तो जो मॉर्गेजर है उसके पास उस प्रॉपर्टी को राइट टू गेट बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑल्सो इज देयर। ठीक है, सो द right of redemption is recognized under section 60 of the TPA, thus it is a statutory and a legal right। जो हमारी स्टैट्यूटरी और लीगल राइट होती है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू नहीं ली जा सकती है। और जो हमारा राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होना चाहिए, आपस में मिलके कोई दो लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि हम फ्री कंसेंट नहीं रखेंगे, हमारा कोअर्जन से ये कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। जो राइट हमें स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है वो हम किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं हटा सकते। सिमिलरली राइट टू रिडेम्पशन भी हमारी स्टैट्यूटरी और लीगल राइट है और वो हमेशा 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 रहती है। ऑल्सो कोर्ट सेज दैट वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। जो प्रॉपर्टी एक बार मॉर्गेज करी है वो हमेशा मॉर्गेज रहेगी। दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सेल। कोई भी ऐसी प्रोविजन जो राइट ऑफ रिडेम्पशन को हैम्पर करती है, दैट विल बी वॉइड। ऑल्सो कोर्ट सेज जो मॉर्गेज है वो इरिडीमेबल नहीं बना सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसे कभी वापस ही ना ले पाए, हम ऐसी कंडीशंस रख दें मॉर्गेज डीड में। ऑल्सो कोर्ट सेज कि राइट ऑफ रिडेम्पशन कैन नॉट बी मेड इलस्ट्री। इलस्ट्री इज समथिंग दैट इज नॉट रियल। आप उसको मतलब एक वो नहीं बना सकते हो कि दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली, एक फॉल्स डिसेप्टिव वे में आप उसे नहीं प्रेजेंट कर सकते हो। कोर्ट सेज कि जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो तो परमिसिबल है, लेकिन वो ऐसे परमिसिबल नहीं है कि आप किसी ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड पर्सन की कंडीशन है और कोई पर्सन बहुत ज्यादा बैड फाइनेंशियल स्टेट में, आप उसका बेनिफिट लो। ठीक है, लॉ ऑल्सो नीड टू ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इन अकॉर्डिंग विद द सोशल अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो पॉवर्टी है किसी पर्सन की, हम उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता है मॉर्गेजी। ठीक है, ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो ये है राइट ऑफ रिडेम्पशन, ये जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस पे बेस्ड है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। पॉवर्टी शुड नॉट बी अनड्यूली परमिटेड टू कर्टेल वंस राइट टू बोरो मनी। ठीक है, हम किसी की राइट टू बोरो मनी भी कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, court also held that the right of redemption is an incident of a subsisting mortgage and it subsists as long as the mortgage subsists। जब तक mortgage रहती है तब तक right of redemption रहता है। ये नहीं हो सकता कि मॉर्गेज बाद तक राइट ऑफ रिडेम्पशन आप पहले ही एंड कर रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोर्ट बोलता है कि किसी केस में राइट ऑफ रिडेम्पशन क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है या वो क्लॉग नहीं है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा। कोर्ट ऑल्सो सेज कि जो फास्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं और इतनी ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसको अगर हम देखें उस हिसाब से तो लॉन्ग टर्म जो रिटेंशन है वो एक तरीके से इलजरी मॉर्गेज हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप 99 ईयर्स का टर्म रख रहे हो तो उसके बाद तो जो मॉर्गेजर है उसकी तो डेथ भी हो जाएगी, उसकी तो जनरेशंस और जनरेशंस आ जाएंगी। और जो मतलब इकोनॉमिकली भी इतना ज्यादा इन्फ्लेशन भी हो रहा है मार्केट में, तो उन सब चीजों को देखें, कोर्ट ने बोला कि लॉन्ग टर्म मॉर्गेजेस आर टोटली एंड क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, कोर्ट से जो 99 ईयर का पीरियड है वो वॉइड है। कोर्ट ऑल्सो सेज कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को ध्यान में रखे। जो मॉर्गेजर की फाइनेंशियल स्टेज थी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज डीड वाज रियली बैड। ऑल्सो द एपेलेंट्स वर इन अ मोर एडवांटेजियस पोजीशन। ठीक है,
और जो सूट फाइल करने से पहले 26 इयर्स का पीरियड ऑलरेडी पास हो चुका है। जो एपेलेंट है मॉर्गेजी, वो 26 इयर्स तक उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है सूट फाइल करने से पहले। सो कोर्ट सेज टेकन टुगेदर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस द पीरियड ऑफ 99 इयर्स अमाउंट टू क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। क्योंकि वो एक तरीके से बैरियर ही बना रहा है, वो एक तरीके से राइट ऑफ रिडेम्पशन को डिसेप्टिव वे और एक फॉल्स वे में प्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर कोर्ट सेज कि अपील इज डिसमिस्ड और जो सूट है दैट इज नॉट प्रीमेच्योर। ठीक है, सो हमने फर्स्ट केस में देखा कि जो पीरियड था गंगाधर केस में, उसमें क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन नहीं माना गया, लेकिन बाद के दो केसेस में उसे क्लॉग माना गया। सो ये हमारा लॉ, ये हमें ये भी दिखाता है कि हाउ लॉ हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। सो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, जो आपको एक पीरियड गिवन होगा और आपको थोड़े और सर्कमस्टेंसेस बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन है या नहीं है। सो आपको पेपर में उसे क्लॉग बताना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट जो लॉ की स्टैंडिंग है वो यही है कि अगर लॉन्ग पीरियड मॉर्गेजेस हैं सो दे आर क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ओके, सो थैंक यू।